इफ़ यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर वट यू आर डूइंग, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई करती है। क्यों? 20s में आपको जितनी मेहनत करनी है वो कर लो, बाकी जो रेस्टिंग फेज है वो बाद में देखा जाएगा। तो क्या हमारी बॉडी ऐसे काम करती है? Outwardly, that person can be performing really good, but inwardly, they are feeling empty. It can be challenging, no doubt. I have to admit the fact that many family cultures, it can be really problematic. So take failure as a data. स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? अच्छा, रील्स देखने से क्या वाकई में आपका वो जो बर्नआउट वगैरह कम होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लेजी एंड बीइंग टायर्ड। तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको कितना मीनिंगफुल लगता है। यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स, वो फेलियर को क्या मीनिंग देते हैं। टाइम मैनेजमेंट से क्या बर्नआउट मैनेज हो जाता है? 3 चीज़ें आप बताएं कि अगर इस वक्त कोई पर्सन ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे लग रहा है कि आई एम बर्नड आउट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन माइक बैठक। जस्ट इमेजिन कि आप सुबह उठे हो 8-10 घंटे की नींद के बाद, बट यू आर स्टिल टायर्ड। बाहर से दिखने में सब अच्छा है, जॉब चल रही है, डिग्री चल रही है, एवरीथिंग इज साउंडिंग परफेक्ट, बट योर इनर वॉइस इज कि अब और काम नहीं कर सकता। ये क्या है? इसके लिए जो वैसे मेडिकली टर्म यूज़ होती है उसे हम बर्नआउट कहते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बर्नआउट है क्या, इससे रिकवर कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं शफक? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। सो किंजा, आज हमें बात करनी है बर्नआउट पे, जो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं और जिनके भी मल्टीपल हॉबीज हैं, वो यूजली इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो व्हाट इज बर्नआउट? बर्नआउट असल में है क्या? आजकल के कल्चर में, जिसको हम हसल कल्चर कहते हैं, कि हमारी जो वर्थ है इट्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। अब हम ये ऐसा कल्चर प्रमोट भी करते हैं और ख़ुद में भी बहुत इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग ये चीज़ अडॉप्ट कर चुके हैं। सो बर्नआउट के बेसिकली शफक 3 सिम्टम्स होते हैं मेनली, फिर देन इसमें आगे फर्दर सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं। तो अगर हम फर्स्ट सिम्टम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल एग्जॉशन होती है। इमोशनली आप बहुत टायर्ड और एम्प्टी फील करते हैं, लाइक यू डोंट इवन हैव द कैपेसिटी टू फील एनीथिंग। फिजिकली भी टायर्ड फील कर रहे हैं, आप ब्रेक्स भी ले रहे हैं, आप हॉलीडेज पे भी जा रहे हैं, बट दैट रेस्ट पीरियड इज नॉट रीस्टोरिंग योर एनर्जी लेवल्स। तो सेकेंड लेवल पे फिर जो चीज़ आती है वो होता है कि एक अनहेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क एंड टुवर्ड अदर पीपल। छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं, काम में दिल नहीं लगता, जॉब डिससेटिस्फैक्शन होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर होती है सेकेंड उसमें। फिर थर्ड लेवल पे जो सिम्टम जो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजिकली हमें, वो द वे वी लुक एट आवरसेल्व्स। तो एक लैक ऑफ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होती है कि अब मैं काम भी कर रही हूँ, इवन ऑन द वीकेंड आई एम डूइंग स्टफ, बट फिर भी मुझे लग रहा है आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम अ फेलियर। तो खुद को लेके एक बहुत डिस्टॉर्टेड नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाता है। यू लुक एट योर सेल्फ लाइक अ फेलियर। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जिसमें बर्नआउट विजिबल होता है। फिर देन फर्दर इट शोज अप इन मेनी अदर वेज। सही, आपने अभी कहा कि बर्नआउट जो है वो एक मेंटल स्टेट बन जाती है जिसमें आप सोते हो 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन यू आर स्टिल टायर्ड। ठीक है, ये एक सिम्टम हो गया कि अगर आपने पहचाना तो मुझे बर्नआउट है। या ये हर लेवल पे शो अप हो रहा है, लाइक इमोशनली, फिजिकली, सोशली। यू आर नॉट द सेम पर्सन यू यूज्ड टू बी। आपकी सोशल इंटरेक्शन टायर करते हैं, यू कैन नॉट गो विद अदर्स एंड एक्चुअली रियली एंजॉय दैट गैदरिंग और सोशल इंटरेक्शन। तो आपकी लाइफ की जितनी भी डोमेन्स, इवन बायोलॉजिकली, फिजिकल हेल्थ आपकी इम्पैक्ट होती है। सो एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय दिस सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, ये आपने जैसे अभी बताया ये तो वो हर एरिया इम्पेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ तक आते आते कहाँ कैसे पहुंचा? लाइक आपको पहले तो आपका सिर्फ एनर्जी लेवल जो था वो डिप्लीटेड था, ठीक है, फिर आपके वो लाइफ के हर एरिया में शो होना शुरू हो गया, तो यहाँ तक कैसे पहुंचा? कौन से दरमियान में वो हमें चेक पॉइंट्स हैं जिसपे हमें रुक जाना चाहिए था? That is the main question of the whole podcast. बेसिकली बर्नआउट की जो सबसे अच्छी मैनेजमेंट है ना शफक, वो होती है इंटरवेंशन लेवल पे, यानी कि प्रिवेंशन आप उसकी कर दें। ऐसा नहीं है कि व्हेन यू आर डीप इनटू दैट स्टेट फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको बाहर निकलना। यू कैन गेट आउट व्हेन यू वुड ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द साइंस कि हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कि आई एम गेटिंग बर्नड आउट इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, देन यू कैन ट्राई टू गेट आउट। तो कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं
अगर हम देखें ना बर्नआउट को डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग सिम्टम्स है दोनों के। लेकिन बर्नआउट में डिफरेंट चीज़ ये है कि बर्नआउट में स्पेसिफिक स्ट्रेसेस हैं जहाँ से आपको स्ट्रेस आ रहा है, जहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। जबकि डिप्रेशन एक जनरल स्टेट है, यानी कि बर्नआउट में अगर आप वो स्ट्रेस मैनेज कर लें तो आपकी ये सारी स्टेट्स जो हैं फिजिकल इमोशनल सोशल स्टेट्स बेहतर हो सकती हैं। तो वर्क प्लेस पे अगर हम बात करें तो स्ट्रेसर में हम जा रहे या हैं एग्जैक्टली वी आर गेटिंग इनटू स्ट्रेसेस जो कि कॉज कर रहे हैं, जो कि वजह रूट कॉजेज बन रहे हैं ना। ठीक है। तो सबसे पहले तो होता है वर्कलोड। जैसे आपने कोई भी रोल लिया है, इवन एज अ स्टूडेंट, इवन एज अ वर्कर, आपने कोई नया रोल एंड यू आर वेरी पैशनेट टू डू इट। ठीक है। I love it. Okay, the word like अभी हमें क्या सिखाया जाता है शुरू से जो हमें सीखने को मिलता है डेट इज कि अगर आप अपनी जॉब्स के लिए पैशनेट हो, इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, तो आप हमेशा खुश रहोगे। लाइक हमें वो लाइफ में ना सेटिस्फाई होने का एक वो फॉर्मूला बता दिया जाता है। बट अभी आपने जिक्र किया कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर जॉब, And this is interesting thing. If you love your job, there are more chances that you're going to get burned out. सीरियसली So there are researchers saying that. It's not my own statement. So ये कोई ये factor exclude नहीं कर देता इस possibility को कि if you love your job, if you're passionate about it, you're never gonna get burned out. There's going to be one more chance, and we're going to talk about why. yes, I am very much interested in why. Please बताएं। Let's dive into it. तो first होता है कि like you have this drive to prove yourself. ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि कहीं मेरी परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज तो नहीं है, मैंने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स अपने लिए तो सेट नहीं किए हैं। ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशंस है जो मेरी जॉब मेरे से डिमांड कर रही है, फिर वो एक्सपेक्टेशंस है जो मैंने खुद से लगाई हैं, वो हो सकता है अनरियलिस्टिक हो। तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट यू आर वेरी पैशनेट टू गेट थिंग्स डन and you take upon task. You overestimate your ability to handle things. अब यहाँ पे क्या होता है कि इवेंचुअली एक हद तक आप करते हो, फिर चीज़ें पाइल अप होना स्टार्ट हो जाती हैं, वर्कलोड बढ़ता है। फिर जब वर्कलोड बढ़ता है तो फिर आपकी टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट मुतासर होती है। जब आपकी टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि अब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से टास्क अर्जेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ें अपने टाइम पे पूरी नहीं हो रही हैं, देन यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें स्ट्रेस आता है ना, स्ट्रेस जब चला जाता है फिर हमारा एक रिकवरी पीरियड आता है। ऐसा तो नहीं है कि जॉब पे कोई चैलेंजेस ना आए, इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। इवन इफ यू आर स्टूडेंट, इवन इफ यू आर समवन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, इवन इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग, ठीक है। तो चैलेंजेस तो हर जगह पे आएंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो स्ट्रेस सिचुएशन के बाद यू आर गोइंग टू रिकवर। लेकिन बर्नआउट में क्या होता है, यू डोंट गेट द टाइम टू गेट रिलैक्स्ड, और वो रिकवरी पीरियड आपकी लाइफ में नहीं आता। इवन आपके टास्क जो हैं वो आपके वीकेंड पे चले जाते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू गेट दीस थिंग्स डन, वो जो आपका रेस्टिंग के लिए पीरियड रिक्वायर्ड था, इट्स हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आई एम वर्किंग विद। यानी कि अगर वो वीकडेज में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं तो वीकेंड उनका रिलैक्सेशन के लिए था, दे आर गोना गेट इट डन ऑन वीकेंड। सो कोई पीरियड ही नहीं आता जिसमें उनको रिलैक्सेशन करनी चाहिए। हाँ, हर वक्त दिमाग के ऊपर एक बोझ है कि चीज़ें करने वाली रहती हैं। इट्स वन फैक्टर। So then it's going to lead to another, which is reward and fairness. I'm going above and beyond. I'm doing everything. Am I being rewarded for that at workplace? क्या आपको वो acknowledgement, appreciation मिल रही है, या आपको promotion और any like intrinsic reward भी हो सकता है, extrinsic reward भी हो सकता है। extrinsic में promotion होती है, आपकी pay होती है, आपको लग रहा है कि जितनी आप effort put कर रहे हैं, you are being paid exactly in the same manner. वो चीज़ें balanced हैं। अच्छा, मुझे ना अब यहाँ पे जो एक पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा, तो पॉइंट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा डेट इज कि अगर आपको प्रमोशन मिलती है तो आपके पास तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। अभी आप एक काम कर रहे थे जिसमें यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अ लॉट ऑन योर प्लेट। उसके बाद आपको प्रमोशन मिल गई, उसमें आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। पहले ही आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो हाउ इसके बाद किस तरह से है कि आई थिंक इट्स मोर लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू चेंज, योर रोल इज गोइंग टू चेंज। प्रमोशन में क्या होता है, हो सकता है कि वो जो नेक्स्ट आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है ना हो। अब प्रमोशन में इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर आर सम बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स इन दैट एज वेल। ठीक है, आप हायरार्की में आप जा रहे हो, आपको उसका कोई ना कोई बेनिफिट भी मिल रहा है, योर रोल इज़ गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, उसमें फिर उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, पीछे वाली तो आप पीछे छोड़ दोगे ना।
तो उसमें फिर क्या होता है कि इफ़ यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर वट यू आर डूइंग, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई करती है। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर नॉट लुकिंग एट योर सेल्फ लाइक अ फेलियर। वो जो हमने Okay. तीसरा सिम्टम देखा था ना कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ एंड स्टिल Exactly. नथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। तो रिवॉर्ड लूप ज़रूरी है। या ये चीज़ फिर हमें रीइंफोर्स करती है जब हमें Okay. रिवॉर्ड मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन रियली नीड टू टेक इट इनटू अकाउंट कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, दे ओनली वर्क, दे ओनली वैल्यू देयर वर्क, दे ऑल्सो नीड टू वैल्यू देयर वर्कर्स कि उनको किस तरह से हमने रिटेन करके रखना है। इसीलिए टर्नओवर रेट जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज यू आर नॉट रिवॉर्डिंग योर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंगली। ओके, सो एक चीज़ का आपने जिक्र किया कि वैल्यू योर वर्कर्स टू। आपको सिर्फ अपना काम को वैल्यू नहीं करना, वर्कर्स जो एक ह्यूमन बीइंग है उनकी वेल बीइंग को। फाउंडेशन है बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। एग्जैक्टली। द फर्स्ट वन वाज वर्कलोड, ठीक है। second one was reward and fairness, third one was culture and community, and fourth one here is control, how much control you have over your situation कि कितना आपको फ्रीडम मिल रहा है अपना रोल परफॉर्म करने में, कितना आपको फ्रीडम मिल रहा है रिसोर्सेज को कंज्यूम करने में, जिसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फिर लास्ट पे जो है ना वो हमारी आती है वैल्यू, कि आप जो रोल परफॉर्म कर रहे हो क्या वो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है या नहीं करता। ओके। For example, if your organization is doing something which isn't very transparent, और आपको लगता है कि you're a very honest and transparent person, तो you're doing something which you don't find meaningful. तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको कितना मीनिंगफुल लगता है अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, या दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लेजी एंड बीइंग टायर्ड, और फिर आ जाता है बर्नआउट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसको बताइएगा। और इसमें ना रियल लाइफ की एग्जांपल दीजिएगा कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं बर्नआउट के साथ, क्योंकि यूजुअली हम इमेजिन करते हैं कि बर्नआउट में क्या होगा कि जस्ट यू कोलैप्स्ड, आपने सारा कुछ करना छोड़ दिया, आपको आपकी बॉडी को, आपके माइंड को फंक्शन करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। क्या रियल लाइफ में ऐसा ही होता है जो पेशेंट आपके पास आते हैं या नहीं? और फिर आप हमें डिफरेंस बताइएगा कि बीइंग लेजी, बीइंग बर्नआउट और बीइंग टायर्ड, इन तीनों चीज़ों में हम कंपैरिजन के साथ देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो जब क्लाइंट्स आते हैं क्लिनिक में बर्नआउट के साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लैरिटी होती है, अपने सिम्टम्स की अंदाज़ा होता है। जैसे यू सेड कि यू हैव हैड एक्सपीरियंस दिस, तो यू हैड क्लैरिटी एट सम पॉइंट। लेकिन बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, दे आर जस्ट फीलिंग फिजिकल टायर्डनेस एंड इमोशनल टायर्डनेस, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा, दे आर जस्ट ड्रैगिंग थ्रू लाइफ। तो ऐसे में फिर थेरेपिस्ट ऑब्वियसली उनको हेल्प आउट करता है उस चीज़ को मैप आउट करने में। जहाँ तक डिफरेंस की बात है ना शफक, तो टायर्डनेस इज़ जस्ट अ फिजिकल स्टेट। ठीक है, आपने कोई चैलेंजिंग काम किया है, कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूटिलाइज हुई है या साइकोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेंथ यूटिलाइज हुई है, यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड। दैट्स अ वेरी natural reaction of your body. True. But being lazy is also a state. लेकिन being lazy, you're not getting anything done, but you're not feeling bad about it. ओके, आपको गिल्ट फैक्टर नहीं आता। Yeah, guilt factor नहीं आता. It doesn't distort your self image. इसी तरह से बर्नआउट की तरफ हम जाएं तो फिर पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि इमोशनल स्टेट आपकी इम्पैक्ट हो रही है, आपकी फिजिकल स्टेट इम्पैक्ट हो रही है, द वे यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ एंड evaluating your performance, it is also being impacted. अच्छा, बर्नआउट की हमने बात कर ली वर्क कल्चर से रिलेटेड, लेकिन यूजली वर्क के अलावा भी आप बर्नआउट फील करते हो अपना इमोशनली रिलेशंस के अंदर। ठीक है, आप कुछ फ्रेंड्स के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो, तो वो बर्नआउट क्या होता है कि जो आपका अपनी फैमिली में आप फेस करते हो या फिर अपने रिलेशंस में फेस करते हो, उसका भी ज़रा बताइएगा। बर्नआउट तो मल्टीपल रोल्स में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन जो कि क्रॉनिकली इल है, उस सूरत में इसके लिए प्रॉपर नाम है कि केयर गिवर बर्नआउट आपको हो जाता है। तो इन मल्टीपल रोल्स, अगैन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग और आपको लग रहा है कि आप एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हो, एंड यू आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेक्स इन इट, इवन एज अ हाउस वाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, आपको बच्चों की भी टेक केयर करनी है, आपको घर की चीज़ें भी मैनेज करनी है, एंड प्रॉब्ली यू आर वर्किंग टू। तो ऐसी सूरत में यू आर परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स, यू आर गिविंग एवरीथिंग टू एवरी रोल। तो ऐसे में एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू फील दैट एग्जॉशन, अगर रिकवरी पीरियड अंदर नहीं आ रहा है तो। देयर इज़ अ टर्म जो अभी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस की और मुझे काफ़ी डेंजरस लगी, विच वॉज हाई फंक्शनिंग बर्नआउट।
आप इसको सादा से अल्फाज में बताएं कि क्या है ये। बाहर से अगर कोई इंसान देखेगा तो उसको लगेगा कि हाउ अकम्प्लिश दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग, ओके। कि अपने हर रोल में दिस पर्सन इज़ डूइंग सो गुड। कोई भी कॉम्पिटेंट प्रोफेशन में इंसान हो सकता है, कोई डॉक्टर, सर्जन, CEO, एनीवन। सो आउटवर्डली दैट पर्सन कैन बी परफॉर्मिंग रियली गुड, मैनेजिंग देयर रूटीन, डूइंग एक्सरसाइजेज, डूइंग एवरीथिंग, ओके। seemingly perfect. But inwardly, they are feeling empty, they're feeling exhausted, and they're feeling all emotion जो अभी हमने list down किए, depressive state में हो सकते हैं. So they are feeling something different, but the way it's showing up is something different. और ऐसा high functioning depression में भी होता है. So it happens. So a lot of people जो बहुत आप कह लें कि high achievers हैं, अच्छी jobs कर रहे हैं, they go through these states और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो आइडेंटिफाई इसको कैसे करें, क्योंकि अभी आपने बताया है कि ये हाई फंक्शनिंग बर्नआउट और हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन दोनों में होता है, तो मुझे लग रहा है कि बॉर्डर लाइन बहुत ही एक क्लोज है इसका, तो इसको कैसे करें हम? इसमें शफक देखो जो ऑब्जर्वेशन है ना वो डिफरेंट है, लाइक आउटवर्ड ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दोनों का सिमिलर है. बोथ आर फीलिंग रियली टायर्ड, ओके, बोथ आर नॉट एबल टू फील हैप्पीनेस, exactly, both are not finding their work enjoyable, both are feeling empty inside, both are getting irritable over little things. So both don't even want to continue with their work, but they're doing it because they have to and there is no other option. So they are just dragging it in a better way. ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो ह्यूमन? That person can identify it subjectively. ओके, आउटवर्डली तो हो सकता है ना, अब ऑब्वियसली आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, पिक आउट कर सकते. वो पर्सन जो इस अजियत से गुजर रहा है उसको पता है व्हाट ही इज़ एक्सपीरियंसिंग, तो ही कैन पिक इट आउट. तो यूजली जब भी आप इस तरह की चीज़ें किसी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूजली हमारे कल्चर में ऐसे होता है कि अगर आप अपनी चीज़ें किसी से डिस्कस करोगे ना, कहते हैं ना बांटने से बोझ हल्का हो जाता है, तो दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो अगर आप शेयरिंग की तरफ जा रहे हो, अपने पेरेंट्स को कहते हो कि भाई आई एम, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से कहते हो कि आई एम बर्न आउट, तो यूजली आपको कहा जाता है कि हमारे ज़माने में तो हम स्कूल भी पहाड़ों से गुजर के जाते थे, नदियाँ पार करके, ये वो. तो इस तरह की चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि आप तो किसी चीज़ को फेस नहीं कर रहे, तो आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो. तो इस चीज़ को समझें कैसे या फिर समझाएं कैसे? इसके लिए ना पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है शफक. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट बर्नआउट, सो पीपल हु डोंट नो अबाउट इट आफ्टर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट दे आर गोइंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. हो सकता है उनकी इंसाइट में, नॉलेज में, द वे दे आर लुकिंग एट थिंग्स चेंज आए. लेकिन हमारे मुआशरे में ना लैक ऑफ अवेयरनेस पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी फिर भी कम हो रही है क्योंकि रुझान बढ़ रहा है. नाउ पीपल वांट टू नो थिंग्स. अब इवन के रूरल एरिया से भी लोग आते हैं थेरेपी के लिए. You cannot imagine. Yes, I because can't. they have started accepting the fact कि हाँ भाई ज़हनी सेहत भी एक चीज़ है, ज़हनी बीमारी भी कोई बीमारी होती है. That's a very good thing. तो systematic level पे we have to understand in some family culture parents are not going to be very supportive. There are a lot of individuals getting therapy, माँ बाप अवेयर नहीं है कि वो थेरेपी ले रहे हैं because they cannot disclose it. They themselves have identified कि हमारे साथ कोई मसला है, ऐसे लाइफ आगे नहीं चल सकती and we need to seek it. But parents are not being very supportive. So एक हद तक yes, you can talk to them. Okay. उसमें प्रोफेशनल भी हेल्प करते हैं अक्सर साइको एजुकेट करने में पेरेंट्स को, बट इट कैन बी चैलेंजिंग, नो डाउट. आई हैव टू एडमिट द फैक्ट दैट इन मैनी फैमिली कल्चर्स इट कैन बी रियली प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि पेरेंट्स उसको चीज़ को एज अ ब्लेम भी लेते हैं कि हमने तो सब कुछ दिया आपको, तो फिर क्या किस वजह से हो रहा है इनको डिप्रेशन, हमें तो समझ नहीं आती, हमने तो सारी ज़रूरियात पूरी की हैं. अपनी जगह पे वो गलत नहीं है, उन्होंने फिजिकल नीड्स पूरी की हैं, लेकिन नीड्स सिर्फ फिजिकल तो नहीं होती हैं. Exactly. जैसे अगर आपने खाना दे दिया, शेल्टर है, सो देयर आर इमोशनल नीड्स एज वेल. नाउ पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस हवाले से अच्छा चेंज आएगा होपफुली इंशाल्लाह. सही कहा आपने कि दोनों साइड्स हैं. हाँ, तो भी वही पेरेंट्स को भी यही मैसेज है हमारा कि प्लीज़ गेट टू नो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और आइडेंटिफाई करें अगर आपका कोई बच्चा बर्नआउट का शिकार हो रहा है, ख़ुद को आइसोलेट कर रहा है, आपको ये सारे सिम्टम्स उसमें नज़र आ रहे हैं, सो इट्स अ रियल हेल्थ कंसर्न जिसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है. अच्छा, 3 चीज़ें आप बताएं कि अगर इस वक्त कोई पर्सन ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे लग रहा है कि आई एम बर्नड आउट, तो वो कौन से ऐसे
3 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ पूछने चाहिए और उसके कौन से आंसर्स हैं जो आप कह लो कि सेफ जोन में है, उस आपको बर्नआउट नहीं है, यू आर जस्ट टायर्ड, छुट्टियां वगैरह लो तो सही हो जाओगे, और जो कुछ ऐसे कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो कि रेड जोन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं? इसके लिए तो अगर उनको लग रहा है ना कि ओके आई एम एक्सपीरियंसिंग बर्नआउट, वैसे आजकल के दौर में इट्स क्वाइट कॉमन बिकॉज Yeah. अगेन हमारी वो ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है. ट्रू. सो सिट विद योर सेल्फ, take pencil, your diary or anything to write on. What am I feeling lately? ओके. Am I feeling happiness, excitement in anything? Am I feeling empty, numb all the time, tired all the time? Breaks मिली, I'm not feeling well. तो एक emotional check-in over the period of time. For example, last 2 weeks से how am I feeling? फिर second question would be what am I experiencing in my body? फिजिकल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, हेडेक रहने लग जाता है, मसल टेंशन होती है, स्टमक प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं. ओके. तो ये बिकॉज दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद स्ट्रेस. स्ट्रेस सिर्फ हमारे जहन की हद तक तो नहीं रहता है, इट ट्रेवल्स डाउन एंड इम्पैक्ट योर बॉडी. सो इमोशनल चेक इन कर लिया, फिजिकल असेसमेंट कर ली, देन यू आर गोइंग टू evaluate what are my stresses, ठीक है. what are the things that are actually stressing me out, how am I looking at myself. अच्छा, स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये यहाँ से मेरे स्ट्रेस आ रहा है, ये वाला सोर्स है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें क्लियरली? जैसे आपने अभी बताया कॉपी पेंसिल लेके बैठे, तो इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसमें वैसे तो यूजुअली ऑब्वियसली एक जो प्रोफेशनल है वो आपको मैप आउट करने में स्ट्रेसेस ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करता है इफ यूर इन थेरेपी. बट आप एवेलुएट करें व्हाट आर द चैलेंजिंग एक्सपीरियंसिंग यू आर हैविंग लेटली. ओके. क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, ठीक काम है. में ख़त्म ही नहीं हो पाता, ओवर टाइम हो जाता है फिर भी मेरा काम ख़त्म नहीं होता. सो यू आर पिकिंग इट अप कि ओवरलोड कुड बी अ प्रॉब्लम. सारे काम मुझे ही मिलते रहते हैं, these are not my responsibilities, so it means you are having difficulty saying no. तो वो प्रॉब्लम assertiveness में आ रही है. I don't want to do this work, मुझे ये काम enjoyable ही नहीं लगता, this is not who I am. So it means it's something कि जो problematic है आपकी values के साथ. This is not how I want to do my work. मैं कुछ और innovative तरीके इस्तेमाल करना चाहता हूँ, but my manager is imposing this on me. It means that person is not having freedom and control. जो आपने पहले जिक्र किया था. तो जब आप चैलेंजिंग सिचुएशंस को evaluate करोगे ना, ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट आर चैलेंजिंग फॉर मी, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं लेटली. सो यू आर गोइंग टू लाइक लिस्ट देम डाउन सिचुएशंस. उन सिचुएशंस में यू आर गोइंग टू पिक आउट योर स्ट्रेसेस कि वो इंटरपर्सनल है, वो जॉब रिलेटेड. अक्सर ऐसे होता है, शफक ऐसे भी होता है कि एक्चुअल स्ट्रेसेस नहीं होते, परसीव्ड स्ट्रेस होता है. किसी ने आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया, आपको लग रहा है कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल. ओवरथिंकिंग इन योर माइंड ऑलवेज. ओके. या सो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट जॉब. बहुत सारे लोग अपनी इस चीज़ की वजह से जॉब क्विट कर देते हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. बट यू वुड हैव टू evaluate. यहाँ पे एक सवाल खुद से पूछना ज़रूरी होता है, ये एक्चुअल स्ट्रेस है या एक परसीव्ड स्ट्रेसर है. इम्पोर्टेंट. इट्स जस्ट इन माई हेड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. या वर्कलोड फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे लग रहा है वर्कलोड ज़्यादा है बट मेरे साथ 3-4 लोग उसको इफेक्टिवली कर पा रहे हैं. वाई एम आई नॉट एबल टू डू इट? कहीं टास्क और टाइम मैनेजमेंट में तो मुझे कुछ चीज़ों को इधर उधर करने की, रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत तो नहीं है. टाइम मैनेजमेंट से क्या बर्नआउट मैनेज हो जाता है? इट कैन मेक इट बेटर लिटिल बिट, ओके. लेकिन ये मैनेज नहीं कर सकता इंटायर सिचुएशन को, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स है ना शफक, वी कैन नॉट इग्नोर इट. तो मल्टीपल फैक्टर्स ना एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं हीलिंग का. ठीक है, यानी कि आप सिर्फ कहो कि क्या सिर्फ वर्कलोड कम करने से मेरा बर्नआउट ठीक हो जाएगा, जबकि मेरे स्ट्रेसर्स और भी हैं. तो आपको सारे फैक्टर्स पे काम करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट कंपाउंड इफेक्ट. ठीक है. यू आर फीलिंग बर्नआउट, लेकिन आपके इर्द गिर्द जैसे अभी आपने कहा कि दूसरे लोग तो इस चीज़ को, आपको उसी जॉब को जिससे आप बर्नआउट फील कर रहे हो, वो बिल्कुल बाकी लोग सही से इसमें परफॉर्म कर रहे हैं. तो हमारे पास इस वक्त जो कल्चर है ना, वो हसल कल्चर है, जिसको ग्लोरीफाई ऐसे किया जाता है कि भाई अपने 20s में आपको जितनी मेहनत करनी है वो कर लो, ठीक है, बाकी जो रेस्टिंग फेज है वो बाद में देखा जाएगा. तो क्या हमारी बॉडी ऐसे काम करती है कि भाई आप दिन में वैसे सो रहे हो 2-3 घंटे, ठीक है यूजली, और वीकेंड पे आप 4-5 घंटे सो रहे हो, ठीक है, 5-6 से भी ज़्यादा कर लें आप, तो क्या हमारी बॉडी इस चीज़ के साथ ज़्यादा देर चल सकती है? नो, दैट्स नॉट हाउ आवर बॉडी इज डिजाइंड. इवन इसके लिए एक रूल होता है 6-8-9 रूल, कि लाइक 6 hours यू आर गोइंग टू डू वर्क, 8 hours यू आर गोइंग टू टेक योर स्लीप, एंड 9 hours यू आर गोइंग टू डू अदर थिंग्स इन योर लाइफ.
ज़िंदगी में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लाइफ के हर एरिया को अपना एक वक्त मिल रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी सोशल लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को। एंड यू, और यहाँ पे बर्नआउट में एक चीज़ बहुत हेल्प करती है, अगर हम एक आप कह लें कि वन थिंग विच कैन रियली मेक अ डिफरेंस इज़ फाइंडिंग अ पैशन आउटसाइड ऑफ योर वर्क। ओके, सो लेकिन उसके लिए वक्त होना ज़रूरी है। वही मैं कहना चाह रही थी कि पहले आपको अपनी टास्क लिस्ट को पूरा करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो पैशन को कैसे? लेकिन इसमें अगर वो आई वाज टॉकिंग अबाउट अगर टास्क सेम है, लाइक 3-4 लोग हैं उनके टास्क सेम है लेकिन आपसे नहीं हो पा रहे, तो प्रोबेबली इट वुड बी टास्क टाइम मैनेजमेंट इशू। लेकिन स्ट्रेसेस भी आते हैं, अब सबकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है, सबकी स्ट्रेंथ्स भी मुख्तलिफ है। सम पीपल आर गुड एट समथिंग, अदर पीपल आर नॉट, तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने जिक्र किया था कि अगर आप आउटसाइड योर वर्क फाइंड योर पैशन, तो आप कुछ अच्छी सी हॉबी ढूंढ लेते हो, ठीक है, वो आपको मेंटल रिलैक्सेशन में कितनी हेल्प कर सकती है और उसको हमने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं फिट करना है, तो कैसे करेंगे? एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताएं। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। जब आप एवेलुएट करोगे ना, जब आप चीज़ों को सोर्ट करना स्टार्ट करोगे, देन यू वुड फिगर आउट कि व्हाट इज़ द टाइम स्लॉट आई कैन टेक आउट फॉर माई सेल्फ। इसी तरह से जो हॉबी और पैशन है वो भी इट्स वेरी पर्सनल। हो सकता है आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती हो, तो आप बुक रीडिंग क्लब ज्वाइन कर लें। हॉबी आपने आइडेंटिफाई कर ली अपनी, उसके बाद आपको अपने रूटीन में उसको फिट करना है, तो वो कैसे जगह थोड़ी सी बनाना शुरू करें? थोड़ा सा एक ना हाई लेवल पे बता दें, क्योंकि यू आर राइट कि ये बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक जर्नल टिप में कैसे आपने उसको करना है? व्हाट इज़ कंज्यूमिंग योर टाइम। ओके, पहले तो हम बैठ के चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज़ टेकिंग अप माई टाइम, तो फिर वो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी सब्जेक्टिव बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक आउट टाइम आई हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आजकल यूजली हमारा रील्स जो है वो टाइम कंज्यूम कर रही होती हाँ, हैं। तो वही है ना कि क्या चीज़ कंज्यूम कर रही है टाइम, तो उसमें फिर रीस्ट्रक्चर करके यू कैन टेक दैट टाइम स्लॉट कि वो चीज़ ना तो अर्जेंट है ना वो इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज़ जस्ट टेकिंग अप योर टाइम फॉर नथिंग। अच्छा, रील्स देखने से क्या वाकई में आपका वो जो बर्नआउट वगैरह कम होता है? कि आप कहते हो कि हम मेंटली रिलैक्स कर रहे हैं? तो किसने कहा है? होता वो डिस्ट्रैक्शन होती है। डिस्ट्रैक्शन होती है कुछ देर के लिए, आपको कह लो कि डोपामिन मिलता है, फेक डोपामिन आपके माइंड को अकॉर्डिंग टू ब्रेन साइंस, बट इन एक्चुअल नथिंग इज हैपनिंग, बल्कि इट इज़ इम्पैक्टिंग अस इन अ वेरी बैड मैनर। हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले स्टूडेंट्स की भी एग्जांपल दी कि स्टूडेंट्स को भी बर्नआउट डिफरेंट रोल्स में हो सकता है, स्टूडेंट्स को भी ये फील हो सकता है, वो भी ये फेस कर सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, और उसके अलावा जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो रहा होता है उस चीज़ को लेके। अब डिप्रेशन और बर्नआउट, इसको हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया, डिफरेंस पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब यू आर बर्नआउट बट यू हैव अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें कि आप अपना एग्ज़ाम छोड़ भी नहीं सकते और आपको थोड़ा बहुत रिकवर भी करना है? तो हाउ, एक हफ्ता एग्ज़ाम से पहले वाला जो हाई स्टेक सिचुएशन होती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करती है। ट्रू। यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स, वो फेलियर को क्या मीनिंग देता है। देखो शफक, इट्स वेरी सिंपल। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स गोइंग टू बी अ रियली टफ कॉम्पिटिशन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल और सीट्स बहुत कम है, तो इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी कम है टू सिक्योर दैट स्पॉट। So there's much probability that you're not going to get it. So are you prepared to take that as a result? तो फेलियर को यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स इंटरनलाइज करते हैं, हम भी करते हैं, हर कोई करता है किसी न किसी ऐसा ही है कि इफ़ आई वोंट बी एबल टू पास दिस, तो शायद ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद कोई प्लान भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग एल्स आई कैन डू। तो रियलिस्टिकली उस चीज़ को एवेलुएट करना कि आई एम गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड देयर इज़ मच प्रोबेबिलिटी that I won't be able to crack it. Okay. And the failure wouldn't mean that I am nothing. अच्छा, फेलियर का अगर हम एज ए स्टूडेंट ये समझ भी लेते हैं कि मेरे लिए फेलियर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन एज ए सोसाइटी आपके फेलियर को देख के वो जो आप सोच रहे हो ना कि इम्पैक्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो देख के बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड में हो जाते हो, तो उस चीज़ को कैसे करना है? उसमें कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसा ही है, लोगों का काम है कुछ कहना, तो कुछ हद तक आपको चीज़ों को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इन्फॉर्मेशन यू टेक इन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है शफक, सो इट्स अपॉन मी, मैंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सो व्हाई एम आई गोना फोकस ऑन समथिंग विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल टू स्टार्ट विद,
नेक्स्ट पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या तवक्कात रखता है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल टू चेंज हिज थिंकिंग अबाउट मी. तो मैं अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट करूँ एक ऐसी चीज़ के ऊपर विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल टू बिगिन विद. दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक. सो मैंने अपनी एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट करनी है जहाँ पे चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं. मेरे इख्तियार में क्या है, आई हैव टू डू समथिंग एल्स. इफ दिस डिडंट वर्क आउट, आई हैव टू फाइंड आउट के वाई इट डिडंट ओके. एंड व्हाट कैन आई डू अदर देन दिस. तो मेरी एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट होगी जहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा. प्रॉबेबली आई वुड बी एट अ डिफरेंट प्लेस आफ्टर फ्यू ईयर्स. राइट. लोगों की मेरे बारे में ओपिनियन चेंज हो जाएगी, वो तो बदलती रहती है. सो टेक फेलियर एज ए डेटा. या क्या? एज एन इन्फॉर्मेशन. एग्जैक्टली, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. आपने बहुत अच्छे से इसको फ्रेज किया है. इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन कि क्या गैप है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉजंट एबल टू पास एन एग्जाम, तो क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजंस थी. एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड देन वर्किंग ऑन दोज ट्रू थिंग्स. इसी तरह से फीडबैक भी ऐसे ही होता है कि मतलब जब आपको क्रिटिकल फीडबैक मिलता है, इट्स नॉट अबाउट हाउ बैड और हाउ गुड a failure you are. ओके. It's about, okay, what are the areas you can improve. So it's about how you process information. लेकिन अक्सर ऐसा होता है, इट्स ऑल इन अ हेड मोस्ट ऑफ द टाइम. हम माइंड रीडिंग कर रहे होते हैं, लोग उतना इंटेंसली हमारे ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते. एग्जैक्टली. हर किसी की लाइफ में यही चल रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, वो भी अपने लोगों के बारे में सोच Exactly. रहे तो ये हैं. कहते हैं, इसका ये मिसाल ऐसी है कि लाइक यू आर ऑन स्टेज, हाँ. आपको लग रहा है कि सारी लाइट्स आपके ऊपर हैं, बट इन एक्चुअल इफ यू वुड सी एवरीवन एल्स इज ऑन देयर ओन स्टेज फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स. सो इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं हम साइकोलॉजी में. थोड़ा जूम आउट करने की जरूरत होती है. एग्जैक्टली, इट्स नॉट दैट सीरियस. अब हमने ना जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, उसमें हमने बर्नआउट को आइडेंटिफाई तो कर लिया. ठीक है, स्टूडेंट्स में, वर्किंग प्रोफेशनल्स में, फीमेल्स में. अब हम बर्नआउट रिकवरी की बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन जिसने आइडेंटिफाई किया है अभी अभी कि मुझे बर्नआउट है और वो रिकवर करना चाहता है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होगा? सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस. पहला स्टेप स्टार्ट होगा शफक बेसलाइन वेलबींग से. ठीक कि है. आपको वो जो फाउंडेशन है उसको स्टेबलाइज करना है. ओके. उसमें आती है, यू आर टेकिंग अप योर मील्स, ठीक है. नरिशिंग मील्स ले रहे हो, आप अपनी स्लीप आवर्स पूरे करो, यू आर डूइंग एक्सरसाइज और एनी माइंडफुल मूवमेंट, साइकिलिंग, वॉकिंग, एंड देन कनेक्शंस. यू आर टॉकिंग टू पीपल, ओके. पीपल जो आपके सोशल सपोर्ट नेटवर्क में आते हैं. तो वेलबींग पे काम करके जो फाउंडेशन है उसके ऊपर यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट फॉर अ वाइल. इट मीन्स टेकिंग ब्रेक, स्टेबलाइजिंग योर रूटीन. टेकिंग ब्रेक. या टेकिंग ब्रेक इट मीन्स ये कि आप जो बहुत ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटाइज किया हुआ था, सो इट वॉज एवरीवेयर, यू आर नॉट इवन एबल टू हैव अ ब्रेकफास्ट इन रिलैक्स्ड मैनर. आपको वहाँ पे भी जल्दी हुई, यू नो हैव टू गो एंड गेट थिंग्स डन. सो सेकंड वन इज़ अगेन जो हमने बात की, स्ट्रेस मैपिंग आउट हम कर चुके हैं, हमने उसके ऊपर काम करना है थोड़ा सा, विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप. जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, प्रमोशन हो गई आपकी फॉर एग्जाम्पल, फाइनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो इट मीन्स यू नीड टू रीनिगोशिएट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हो सकता है आपको अपने रोल को थोड़ा सा रीशेप करना पड़े. उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. हो सकता है आपका जो अथॉरिटी फिगर है वो उतने फ्लेक्सिबल ना हो सकता है दे वुड बी फ्लेक्सिबल, बट यू वुड हैव टू वर्क ऑन इट. रीनिगोशिएट करना, ठीक है. और इसके अलावा टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करना जहाँ से स्ट्रेसर आ रहा है. And if you're someone who is having a hard time saying no, तो probably try doing that. अच्छा, अभी ना आपने हमें बहुत डिटेल में बताया स्टेप्स. अब ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे. ठीक है, अभी हम ना चीज़ों को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ. ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप है 24 आवर्स में, वो आपको क्या लेना है? पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले तो how you're talking to yourself. ओके. नेगेटिव, कॉन्स्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक, या आप ऐसे कह लो शफक के व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग यू आर गिविंग टू सिचुएशन. ठीक है. आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम बर्नड आउट. जैसे हम कहते हैं ना, ओके मुझे बुखार हो गया, सो आई एम नॉट डूइंग रियली वेल, या मुझे ये बीमारी होगी, आई एम सिक फॉर अ वाइल. तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू डोंट हैव फुल कैपेसिटी एट द मोमेंट एंड यू कैन नॉट परफॉर्म टू दैट लेवल. आइडेंटिफाई कर लेना है सबसे पहले आपने. एक्सेप्टेंस क्रिएट कर लेनी है. ठीक है. सेकंड इज यू आर गोइंग टू शट डाउन दैट वॉइस एंड नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स. ओके. ठीक है, अगर मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, ओके इट्स फाइन, इट्स हार्ड फॉर मी टू फोकस. आपने वो चीज़ भी कर ली. फिर देन आहिस्ता आहिस्ता से हाउ आई वॉन्ट माई डे टू लुक लाइक. जैसे आइडियल डे कैसा होना चाहिए आपका? इट कैन बी डिफरेंट.
लेकिन ये Okay. कि अगर आप लाइफ के सारे एरियाज को टाइम दे पा रहे हो, उसमें आपका अपने लिए भी वक्त निकल रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी किसी हॉबी को भी वक्त दे रहे हैं, जो कि विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल, बट यू कैन ट्राई टू हैव Okay. दैट रूटीन, अपने डिफरेंट एनर्जी बास्केट्स बना लेने हैं या और सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने टाइम को टाइम ब्लॉक करने के बजाय एनर्जी ब्लॉक करें कि एनर्जी आप हर चीज़ को कितनी कितनी प्रोवाइड कर रहे हो. कितनी दे सकते हैं करंटली, क्योंकि Okay. बर्नआउट में तो आपकी वैसी एनर्जी डिप्लेशन होती है. Exactly. तो ट्राई नॉट टू हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू फॉर अ वाइल, क्योंकि आपने एडमिट कर लिया फैक्ट को कि आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि जो आपने 24 आवर्स में या 48 आवर्स में करना है. ठीक है, प्लीज करंट कैपेसिटी के साथ आप किस रूटीन को मेंटेन रख सकते हैं. ठीक है. अगेन बीइंग वेरी काइंड जेंटल ऑन योरसेल्फ, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनानी है जिसमें आपके सोने जागने के औकात जो हैं वो आपने फिक्स किए हुए हैं, एंड यू आर टेकिंग अप योर मील्स, यू आर ट्राइंग टू स्पेंड टाइम, और आप वर्क को वर्क में ही फिनिश करके आ रहे हैं वर्क प्लेस पे. और अगर आपके कुछ टास्क रह रहे हैं, यू वुड हैव टू नेगोशिएट दैट. ओके, बट अगेन इट्स टेकिंग अप योर टाइम, इट्स अ वर्कलोड, इट्स एन ओवर टाइम. तो ये चीज़ तो फिर आपको नेगोशिएट करनी है किसी न किसी तरीके से. फॉर टाइम बिंग आप जो वो आपके टास्क रह रहे हैं, पेंडिंग टास्क हैं, उनको साइड पे थोड़ा कर लें नेगोशिएट करने के बाद. टास्क मैनेजमेंट एक होती है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. आप एक काइंड ऑफ यू मेक अ ग्राफ राइट, कि आपके जितने टास्क हैं आप उनको लिस्ट डाउन करते हो, कौन से टास्क ऐसे हैं जो अर्जेंट है, ठीक है. फिर कौन से टास्क ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, फिर देन यू आर गोइंग टू पिक दोज टास्क जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट देम डन. और जो अर्जेंट नहीं है यू कैन डेलीगेट देम. ठीक है. जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है पर आप उनकी भी टेंशन लिए जा रहे हैं, आई कैन गेट देम डन लेटर. मुझे लगता है कि इस एपिसोड से अगर एक पॉइंट भी जो उनसा पिक कर लिया जाए ना, डेट इज़ ये वाला कि आप अपने टास्क को प्रायोरिटी लिस्ट में कर लें कि कौन कौन से आपके प्रायोरिटी में हैं और कौन से आपके ना किए बगैर भी काम चल जाएगा. तो उससे बहुत सी चीज़ें आपकी मैनेज हो सकती हैं. इसमें इवन की प्रायोरिटी बेस्ड भी बना सकते हैं कि शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो ना तो बहुत मुश्किल लगता है आपको टू डू लिस्ट बनाना, तो जस्ट लाइक 3 things that I'm going to do today, तो वो चीज़ भी हेल्प करती है. अच्छा, परफेक्ट हो गया. ये आपने एक वीकली रूटीन बना दी. ठीक है, इस चीज़ों को हमने ऐसे लेके चलना है. अच्छा, एक ना मुझे लगता है कि जो एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड हार्मोन है कोर्टिसोल, हम उसकी बात करते हैं. तो कोर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस से इसको हमेशा जोड़ दिया जाता है. तो कोर्टिसोल को ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, क्या यही आपके स्ट्रेस का बायस बनता है? क्या है कोर्टिसोल, क्या ये बताएं. हाँ, स्ट्रेस में होता है कि अ बॉडी इज़ डिज़ाइंड इन अ वे फॉर द चैलेंजेस, यानी कि कुछ स्ट्रेसफुल पीरियड आता है, हम उससे गुजर के हमारी बॉडी एक रिकवरिंग फेज में जाती है, देन इट गेट्स बैक टू नॉर्मल. बट अगर हम प्रोलॉन्ग क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं बहुत लंबे अरसे तक, बॉडी नॉर्मल स्टेट में जा ही नहीं पा रही है, हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम जो हैं वो डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, दैट थिंग लीड्स टू बर्नआउट. ओके, और वो चीज़ ना सिर्फ बर्नआउट को लीड करती है, इट कैन लीड टूवर्ड्स एंजाइटी, डिप्रेसिव स्टेट और एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंज. अब अभी आपने हमारे साथ जिक्र किया था कि कौन सी हैबिट्स आपको अपनानी चाहिए रिकवरी के लिए, लॉन्ग टर्म में भी आपने बता दिया था. अब आपको बर्नआउट से आपने रिकवर तो कर लिया, लेकिन अब आपने दोबारा अपने आप को बर्नआउट से बचाना है कि आप दोबारा से रिलैप्स ना कर जाओ. तो वो कौन से स्टेप्स होंगे? पहले तो रिकवरी सच अ विन इफ यू हैव एक्चुअली रिकवर्ड, तो आप क्योंकि उस प्रोसेस से गुजर गए हो, तो नाउ यू नो व्हाट आर द वार्निंग साइंस. तो खुद के साथ एक चेक इन रखना ना शफक, कि हाउ एम आई डूइंग इन लाइफ. डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछ लेना, हाउ एम आई फीलिंग, हाउ एम आई डूइंग इन माई लाइफ. वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज इस ओवर ड्राइव में जब हम ओवर वर्क कर रहे होते हैं वी इग्नोर द साइंस. जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली, इवन थोड़ा सा चेक इन, अपने साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा वक्त निकाल लेना. तो इफ़ यू आर डूइंग दोज चेक इन्स, यू आर गोइंग टू नो कि अब मेरी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मेरी बॉडी अब एग्जॉस्टेड फील कर रही है, या मैं इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, या ये जो स्ट्रेसेस हैं दे आर नॉट वेरी मैनेजेबल. तो वार्निंग साइंस को पिक आउट करना कैन बी रियली हेल्पफुल. फिर वहीं पे मैनेजमेंट स्टार्ट करना, ठीक है, कि लाइक ये वाला स्ट्रेसर आ रहा है तो आई नीड टू मैनेज इट राइट अवे. मुझसे मेरे जो है ना वर्कलोड बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है. मे बी आई नीड टू वर्क ऑन माई रूटीन, मे बी आई नीड टू चेंज जॉब इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन. ओके. तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना विद अ चेक इन, आपकी खुद की इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल स्टेट क्या है, देन यू कैन प्रिवेंट इट. अच्छा, कुछ लोग ना जॉब क्विट करना अफोर्ड नहीं कर सकते,
ठीक है, तो उस केस में मेरे ख्याल से फिर निगोशिएशन आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप उसी को निगोशिएट करके उसके साथ मैनेज करने की कोशिश करो, राइट? हाँ, आपको प्रायोरिटीज़ सेट करना ज़रूरी होता है कि वाई आर यू डूइंग दिस जॉब, फॉर व्हाट पर्पस। ओके, ठीक है, जैसे आपने कहा कि यू कैन नॉट क्विट द जॉब, व्हाट आर द रीजंस दैट यू कैन नॉट क्विट जॉब? मोस्ट ऑब्वियसली अक्सर होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तो यू नो एट विच लेवल यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू आर नॉट गोइंग टू इंटरनलाइज एवरी अदर लॉस और फेलियर, तो उसमें फिर अपनी परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंगली करना कैन बी हेल्पफुल। कि रिसेंटली जैसे हमारी पूरी जनरेशन जो सी है वो बर्नआउट के साथ जी रही है, तो क्या वो ह्यूमन फैक्टर जो है वो हम लूज़ कर गए हैं, जिसमें हमारे पास फुर्सत का टाइम ही नहीं है, चीज़ों को एंजॉय करने की वो कैपेबिलिटी ही नहीं है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? Yeah, we are experiencing this and we are talking about it. Many people are talking about it कि जो culture हम create कर चुके हैं, it's very unhealthy, it's very toxic. राइट, Like there is a lot of expectation जो डिमांड करता है, आपकी सोसाइटी आपसे डिमांड करती है, फिर एक कैपिटलिस्टिक कल्चर हमारा बन चुका है, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर दैट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इस चीज़ में रियलाइज़ करना, उस रैट रेस से निकलना ज़रूरी है। इट कैन बी True. रियली हेल्पफुल। सो जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन है, वी आर ऑन स्क्रीन्स ऑल द टाइम, इट इज़ डैमेजिंग अस साइकोलॉजिकली, हम सोशली उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रू एसेंस जो एक सोशल कनेक्शन की होती है, वी आर लूजिंग इट, राइट, बिकॉज इवन कि अगर फैमिली गैदरिंग्स भी होती हैं तो एवरी वन इज़ ऑन देयर फोन, सो वो जो एक ह्यूमन कनेक्शन है उसकी जो ट्रू एसेंस है, वी आर लूजिंग इट समवेयर। तो चेंज तो आ रहा है और हमने खुद को अडॉप्ट भी करना है, और उस Yeah. अडॉप्टेशन में अपनी हेल्थ को, वेलनेस को भी मेंटेन कर पाना इज़ अ चैलेंज विच वी राइट, सो ट्रू कि हमारे पास चेंज तो आ रहा है, चेंज कॉन्स्टेंट है, लेकिन उसमें आपको मैनेज खुद करना है। या अडॉप्ट करना और फिर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो राइट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। इट वॉज सो नाइस टू मीट यू टू।